स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर। इस पाठ के अंदर का जितने भी प्रश्न और उत्तर है, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सारे प्रश्न पे चर्चा करेंगे। टोटल क्वेश्चनों की संख्या 10 है। तो आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे क्योंकि सब्जेक्टिव की क्लास है और सब्जेक्टिव की क्लास में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें समझाना भी पड़ता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो देखते देखते तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अभी ना कीजिएगा, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंगाधरी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से आप सहमत है, अपना पक्ष रखें। यानी आप क्या सहमत है तो अपना पक्ष में रखें, न भी सहमत है तो आप अपने हिसाब से इसका पक्ष दे सकते हैं। आइए हम इस बात से सहमत है, क्यों सहमत है, इस पर चर्चा करते हैं। यदि संधि, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार फिर। यदि संधि की वार्ता बता रहा है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गंगाधरी के बीच जो हुई रहती ना तो महाभारत नहीं मचता। यानी महाभारत संभव था कि नहीं मचता, लेकिन नहीं हुआ था इन दोनों का वार्ता इनके बीच में, इसलिए महाभारत मचा था। आइए इस पक्ष को अब समझते हैं आंसर के द्वारा। आइए अब इस प्रश्न के आंसर को समझते हैं। पहले प्रश्न के आंसर को, आंसर क्या कह रहा है। रामधारी सिंह दिनकर लेखक नारी के गुण की चर्चा करते हुए दया, माया, सहिष्णुता और भृदुता नारी के गुण बताते हैं। लेखक नारी की चर्चा करते हुए, नारी के गुण की चर्चा करते हुए बता रहे लेखक कि दया, माया, सहिष्णुता तथा भृदुता यह नारी का गुण है। इस गुण के कारण नारी विनम्र तथा दयावान होती है। इसी गुण सब के कारण नारी क्या होता है, विनम्र भी होता है तथा दयावान भी होते हैं। यानी दूसरे के प्रति उसमें हमेशा दया रहता है। इस गुण का अच्छा पक्ष यह है कि यदि पुरुष इन गुणों का अंगीकरण कर ले तो अनावश्यक विनाश से बचा जा सकता है। कह रहा है कि इस गुण का, यानी इन सारे गुणों का एक अच्छा पक्ष यह है कि यदि अब अपने अंदर पुरुष इस गुणों को अंगीकरण कर लेते हैं, अपने अंदर यह इस गुण को ले लेते हैं, तो अनावश्यक विनाश, यानी जो अनावश्यक विनाश है, जो विनाश नहीं होना चाहिए, फिर भी पुरुष वो अपने बातों से या अपने लड़ाइयों से उस विनाश को कर देते हैं, वह विनाशों से बचा जा सकता है। कब? जब पुरुष के अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे तब। और देखिए आगे क्या कह रहा है। पुरुष सदियों से अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता आया है। उसने नारियों को घर की चारदीवारी में सीमित किया। घर का जीवन सीमित और बाहर के जीवन असीमित निश्चय में होता गया। आगे देखिए कह रहा है, पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो गया कि अपना रक्त बहाते समय कुछ नहीं सोचता है कि क्या होने वाला है। स्त्रियों की गुण दया, माया, सहिष्णुता और भृदुता, पुरुष की गुण पुरुष इत्यादि इनके विपरीत है। कहने का मतलब पुरुष अपना जीवन को बर्बाद करने पे भी टुला रहता है, कर्कश कठोर होकर अपना रक्त बहाता है। इस समय भी नहीं सोचता है कि आगे क्या होने वाला है, कि भविष्य में उन्हें कौन से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर यह गुण पुरुष के अंदर आ जाता, जो गुण महिलाओं में है यानी नारियों में है, तो इसका विपरीत, यानी यह इसके अंदर गुण नहीं है, इस कारण से पुरुष कुछ भी सोच नहीं पाता है और वह कर नहीं पाता है। नारियों के गुण सीखना चाहिए, यही लेखक जी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अतः लेखक कहता है कि यह वार्ता यदि कुंती और गंगाधरी के बीच हुई होती तो यह महाभारत न होता। कह रहा है कि यह जो वार्ता है, अगर यह वार्ता जो हमारे लेखक कहते हैं कि यदि वार्ता कुंती और गंगाधरी के बीच हुई होती तो यह महाभारत नहीं हुआ होता। पुरुष में क्रोधी गुण होते हैं जिसमें समर्पण के बदले अहम का भाव अधिक होता है। दुर्योधन के अहम के कारण यह महाभारत हुआ। कह रहा है कि पुरुष में क्रोधाधीन गुण होते हैं। पुरुष में यह दया हो गया, माया, सहिष्णुता हो गया, भृदुता हो गया, यह गुण विपरीत पाया जाता है, यानी महिलाओं में पाया जाता, पुरुष में नहीं पाया जाता। अगर यह गुण पुरुष में पाया जाता तो महाभारत असंभव था कि नहीं हो पाता, यही बात बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यह हो गया। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती है, आज इसकी क्या सार्थकता है, इस पे चर्चा कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिएगा काफी बार पूछा गया कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होती है, आज इसकी क्या सार्थकता है। आइए इस प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। कह रहा है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो हम बताते हैं शंकर और पार्वती का, या कभी कभी शंकर और पार्वती का कैसा रूप है, तो कल्पित रूप है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो प्रश्न के आंसर जानते हैं। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर के द्वारा स्त्री और पुरुष के गुणों को एक करके यह बताया गया है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। लेखक बता रहे हैं कि जितने भी नारी के गुण हैं या पुरुष के गुण हैं वह दोनों के दोष नहीं हो सकते। हम लोग कहते हैं कि नारी का गुण ले लेंगे तो यह गलत हो जाएगा, लोग हमें क्या कहेंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें यही बताया गया, इस चैप्टर में मुख्य रूप से यही बताया गया कि जो पुरुष है
यानी नर और नारी में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। मुख्य रूप से यही बताया गया। कितना भी घुमाकर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, लेकिन वहीं पर जाकर यह चीज अटक जाता है, ठीक है। अर्थात नरों में नारियों का गुण आए तो इसकी मर्यादा ही नहीं होती। बता रहे लेखक कि अर्थात नरों में यानी पुरुष में अगर नारियों का गुण आता है तो हम लोग कहते हैं ना कि मर्यादा, यार ये कैसा है, लड़की तक के तरह करता रहता है। तो एक देहाती में लफ्ज का प्रयोग करते हैं कि नहीं छोड़िए, ये भोजपुरी लफ्ज है, गलत लफ्ज लग जाएगा आप लोगों को, इस बात को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम लोग कहते रहते हैं कि उस यानी लड़का को इस प्रकार से बुलाते रहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बुलाते हैं, जो लड़की की तरह करता रहता है उनको, ठीक है। उनकी पुण्यता में वृद्धि होती है। लेकर बता रहे कि ऐसा नहीं होता, बल्कि उनकी पुण्यता में यानी जितना उसके पास गुण रहता है उस गुण में वृद्धि होता है। आज इसकी जरूरत इसलिए है कि पुरुष समाज वर्चस्ववादी और उसमें वह समझ रखा है कि पुरुष में स्त्रियोचित गुण आ जाने से स्त्रैण हो जाता है, आ जाने से स्त्रैण हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगता है। देखिए बता रहे कि आज यह गुण बताना जरूरी है। लेकर कहते हैं कि आज यह गुण जानना जरूरी है, क्योंकि अगर यह न जाने तो हमारा आज जो पुरुष समाज है वर्चस्ववादी हो रहा है, और जो महिला समाज है कह रहा है कि वर्चस्ववादी है, और उसमें वह समझ रखा गया कि पुरुष स्त्रियोचित का गुण अगर कर लेते तो स्त्रैण हो जाता है, तथा अगर स्त्री अगर पुरुष के गुण सीख लेती है तो नारित्व में उसका बटा कर जाता है। वह नारित्व से वो कहने लगते हैं कि यार ये पुरुष का पूरा गुण है, इसमें मर्यादा है, इसके यानी इस प्रकार से लफ्ज ऐसा सा है ना, मैं देहाती लफ्ज का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है, इस प्रकार से बताते, इसलिए हिंदी में भी यहाँ पे हिंदी का ही प्रयोग किया गया, देहाती और भोजपुरी लफ्जों का प्रयोग नहीं किया गया। अगर किया गया रहता तो गलत शब्दों का प्रयोग यहाँ पर रहता। अगर पुरुष नारित्व का गुण सीखता है तो उसे दूसरे तरीका से बुलाते, और महिला अगर पुरुष का गुण सीखता तो उसके दूसरे तरीका से बुलाते, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी शब्दों का ही प्रयोग किया गया, आप लोग समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन ये, और देखिए इसी में कह रहा है कि इस प्रकार पुरुषों को गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया, तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। कह रहा है इस प्रकार पुरुष और नारी के बीच जो जितने भी विभाजन है ये एक तरीका से बट गया है, और इस रेखा को लांघने में नर को भी और नारी दोनों को भी क्या भय लगता है, डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए अर्धनारीश्वर की जरूरत है। संसार में पुरुष के समान ही स्त्रियां है। जिस प्रकार पुरुष को सूर्य की धूप पर बराबर अधिकार है, उसी प्रकार से नारियों का भी अधिकार है। पुरुष ने नारी को षड्यंत्रों के जरिए उसे अपने अधीन कर रखा है। दिनकर इन पुरुष वर्ग एवं स्त्री वर्गों को समझाना चाहते हैं कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। यदि नारियों के कुछ गुण अपना ले तो अनावश्यक विनाशों से बचा जा सकता है, और नारी कुछ पुरुषों का गुण अपना ले तो जो मुक्त भय हो सकती है। इसलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए किया गया, चैप्टर का क्वेश्चन ही कह रहा था। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में ही आ जाएगा। पूरा चीज मैं अभी एक बार में बक देता हूँ। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों गई है? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि आज हमारा पुरुष और महिलाएं वाले समाज है जो दो भागों में बढ़ चुका है। अगर कोई पुरुष का गुण सीख लेता है महिलाएं तो हम उसे दूसरे नाम से बुलाते हैं। कोई पुरुष महिलाएं के गुण सीख लेता है तो उसे हम दूसरे नाम से, समाज में हीन नजरों से, गिरी नजरों से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं देखना चाहिए। हमारे लेखक जी बता रहे, कह रहे हैं कि पुरुष और नारी दोनों से बराबर है, ठीक है। अगर कोई किसी का गुण सीखता है तो उसमें गुण में बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज में ये जो भय बना हुआ है, इस भय से हमें आगे निकलकर जितना एक सूर्य पे रोशनी लेना पुरुष को अधिकार है, उतना महिलाओं को भी अधिकार देना चाहिए। और इस पे हमारे भारत सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। अब नारी और पुरुष में कोई भी भेदभाव बहुत कम देशों में देखने को मिलता है, लेकिन जिस समय यह चैप्टर सब, ये कहानी सब लिख रहे थे लेखक सब, उस समय काफी ज्यादा यह चीज देखने को मिलता था। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतक से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे। देखिए यह प्रश्न काफी, जो रविंद्रनाथ थे, हमारे प्रसाद जी और प्रेमचंद्र जी थे, इनके चिंतक से यानी यह जो सोचते थे इनसे दिनकर क्यों असंतुष्ट थे, पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। आइए इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कहता है रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतक में दिनकर असंतुष्ट इसलिए है कि वे अर्धनारीश्वर रूप उनके चिंतक में कहीं प्रकट नहीं हुआ है। कहने का मतलब यानी हमारे लेखक जी
जी बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि इन तीनों के चिंतक से वह इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि जो हमारे लेखक हम बता रहे यानी हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी बता रहे कि पुरुष और नारी समान है, लेकिन इन दोनों ने जितनी भी रचनाएं की है और उस रचनाएं में यह कहीं भी उसको दिखा नहीं है कि लेखक जितने भी रविंद्रनाथ टैगोर हो गए या प्रसाद जी हो गए या प्रेमचंद्र जी हो गए यह दोनों को बराबर मानता हो। कहते हैं आगे उन्होंने चिंतन कहीं प्रकट नहीं हुआ है बल्कि नारी को नीचा दिखाने हम उसे अधीन करने की बात कही है। लेखक कहते हैं कि बल्कि इन तीनों के जब भी हम रचना पढ़ते हैं तो उसमें नारी को नीचा दिखाया गया है और उसे अधीन करने की बात कही गई है। दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना से इस बात के संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। यानी दिनकर जी कहते हैं, दिनकर मानते हैं कि अर्धनारीश्वर की कल्पना करने से हमें यह मानना चाहिए कि जो नर नारी है यह पूर्ण रूप से यानी कोई भी इसमें असमानता पाया ही नहीं जाता है, दोनों समान है एवं इनके एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी उनमें से एक के गुण, मान लीजिए पुरुष, जैसे हम पढ़ा रहे तो हम ऐसे क्या हो गए, पुरुष हो गए, ठीक है, तो पुरुष हो गए तो हमारा गुण अगर किसी महिलाओं के अंदर किसी लड़की के अंदर आ जाता है तो हम उसे दोष नहीं कर सकते कि यार देखो ना मेरा गुण सीख लिया, ये ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा बात रहता तो आज हम टीचर है तो मान लीजिए आज हम पढ़ाते, बहुत सारे लड़की पढ़ाते यानी पढ़ने लगेगी, लड़के पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने लगेगी। आप मैडम जी से पढ़ते हैं कि नहीं, आप सर जी से पढ़ते हैं कि नहीं, तो यह चीज को हम नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे दोष होता है, ये हम गुण यानी हमारे अंदर जो गुण है, मान लीजिए अभी पढ़ाने का गुण है तो पढ़ाने का गुण क्या लड़की सीख रहा है तो यह उसके लिए दोष है? तो जी नहीं, बिल्कुल दोष नहीं। क्या हम भी मैडम जी से पढ़ते हैं तो क्या मैडम जी का गुण हम सीख रहे हैं तो क्या हमारे लिए गलत है? तो नहीं, यही लेखक बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते दिनकर पाते हैं कि यह दृष्टि रविंद्रनाथ के पास नहीं है। कह रहा है कि दिनकर पाते हैं कि यह जो दृष्टि है यानी पुरुष और महिलाओं को समान देखने का, यह रविंद्रनाथ जी ऐसा नहीं देखते हैं। वे नारी के गुण यदि पुरुष में आए तो उसको दोष मानते हैं। यानी रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं दिनकर जी हमारे कि यदि पुरुष यानी नारी के गुण अगर पुरुष में आते हैं तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या मानते हैं, रविंद्रनाथ जी मानते हैं कि यह दोष आ गया, यानी यह एक तरीका से देखिए ना वो लड़की वाला गुण सीख लिया, इस प्रकार से मानते हैं। आगे कह रहे हैं कि गुण यदि पुरुष में आ जाए तो उसे दोष मानते हैं। नारियों की कोमलता ही शोभा देती है, कहते हैं कि नारियों की कोमलता ही शोभा देती है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होविये कर्म कृति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार अर्थात नारों की सार्थकता उसकी भंगिमा में मोहक और आकर्षक होने में हो, केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलोक केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कहने का मतलब हमारे ये जो हमारे रविंद्रनाथ जी है वो बता रहे हैं कि नारियों की शोभा कहाँ है, तो नारियों की शोभा कोमलता में ही शोभा है। वे कहते हैं कि नारी यदि नारी है कि होइवे कर्म कृति वीर्य बल शिक्षा दीक्षा तार अर्थात नारों की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। इन सब के बारे में वो बता रहे केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलोक और केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है नारी के बारे में। यह हमारे रविंद्रनाथ जी टैगोर बता रहे हैं जो इस चैप्टर के माध्यम से हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी भी कहने कर कर्म कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, यानी जो ये चीज है यह लेकर महिलाएं क्या करेगी। हमारे रामधारी सिंह दिनकर नहीं सोच रहे, यह उनकी सोच को कौन बता रहे, तो रामधारी सिंह दिनकर बता रहे, लेकिन ऐसा कौन सोचते, तो ऐसा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी सोच रहे कि यह कर्म कृति लेकर वीर्य बल बनकर शिक्षा दीक्षा लेकर क्या करेगी, कैसे इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे। प्रेमचंद्र भी क्या कहते हैं, उनके बातों को भी हमारे रामधारी सिंह दिनकर बताया। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत अच्छे कवि थे यार, उन्होंने ऐसा ऐसा कविता लिखा, ऐसा ऐसा कहानी लिखा है कि आज सच में उसकी कहानी को और उसकी कविताओं को बहुत प्रशंसा किया जाता है। कह रहा प्रेमचंद्र ने कहा पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। कहने का मतलब प्रेमचंद्र जी कह रहे हैं कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। अब देखिए हमारे प्रेमचंद्र जी क्या कर रहे हैं, पुरुष के सपोर्ट में बोल रहे हैं, प्रेमचंद्र जी पुरुष के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कह रहे कि अगर पुरुष कोई है अगर वह नारी के गुण यानी महिलाओं के गुण सीख लेती है तो वह क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। लेकिन अगर नारी अगर पुरुष का गुण सीख लेता है, मान लीजिए कोई लड़की अभी पढ़ा रहे, बहुत सारे लड़की पढ़ रही होगी और कोई हमारा गुण सीख लेगा तो वो राक्षसी बन जाएगा। तो ये गलत सोच था जिसे कौन बता रहे हैं, हमारे इस चैप्टर के माध्यम से हमारा रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं। और ये किसका सोच था, तो प्रेमचंद्र
प्रेमचंद्र जी का सोच था। इसी प्रकार प्रसाद जी ईरा के विषय में यदि कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखते हैं तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी की पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं। देखिए इस बात को समझिएगा, कह रहा है क्या कि यदि इसी प्रकार यानी दो को तो हम पढ़ ली, एक पहला पढ़े हम किसके बारे में, तो हम पहला पढ़े हम पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़े, और अभी हम पढ़ रहे हैं किसका सोच के बारे में, तो जो हमारा यानी कौन से व्यक्ति, प्रसाद जी, इनका सोच क्या था। तो इनका सोच था कि इस प्रकार प्रसाद जी ईरा के विषय में यदि कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसने पुरुष के गुण सीखते हैं, यानी ईरा एक प्रकार का नेम से बुलाया गया कि नारियों को बुलाया गया कि जो पुरुष के गुण सीखते हैं ना, वह प्रसाद जी की नजर में ईरा है। क्या है? ईरा है। तो निष्कर्ष निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी की पुरुषों के क्षेत्र में अलग रखना चाहते हैं, यानी पुरुषों के क्षेत्र में जो हमारे प्रसाद जी भी है, यह भी क्या कह रहे हैं कि नारियों को अलग रखना चाहते हैं, तब ना यह ईरा से उनको बुलाते हैं, जो नारी अगर पुरुष के गुण सीखते हैं उससे। कह रहा नारियों के प्रति इस तरह के भाव 3 बड़े चिंतकों को शोभा नहीं देता है, इसलिए दिनकर इनके चिंतन से दुखी है। नारी संसार में सर्वत्र नारी है और पुरुष आगे भी है। क्या? पुरुष बस इतना, यानी नारी भी और हमारे नारी संसार में स्वतंत्र नारी है और पुरुष भी स्वतंत्र, नारी संसार में स्वतंत्र नारी है और पुरुष भी स्वतंत्र पुरुष है। ठीक है, इसी प्रकार से यह हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हम चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मज़ा आ रहा है ना क्लास में? अगर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, बड़े ही मजाकी अंदाज से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मुझे समझाना रहता है। ठीक है, तो आइए चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन है ना, 2 भागों में बटिए कि प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है, इसको पहले बताइए, उसके बाद निवृत्ति मार्ग क्या होता है, इसको सबसे पहले बताइए। क्वेश्चन यही कह रहा है। आइए इस दोनों क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में भी पूछे तो कभी कभी प्रवृत्ति मार्ग पूछ देगा, निवृत्ति मार्ग पूछ देगा, इस प्रकार से भी पूछ सकता है। आइए इसका आंसर जानते हैं। प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? प्रवृत्ति मार्ग का गृहस्थ जीवन की स्वीकृति का मार्ग है, यानी प्रवृत्ति मार्ग ऐसा मार्ग है जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है। क्या करता है? स्वीकार करता है। दिनकर के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों का मर्यादा बढ़ती है। दिनकर के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की जो है मर्यादा बढ़ती है। जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग प्रतिमार्ग माना जाता है। कहने का मतलब देखिए इस बात को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा प्रति मार्ग किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो इसका आंसर क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग को गृहस्थ जीवन की स्वीकृत का मार्ग है। दिनकर के अनुसार गृहस्थ जीवन में नारियों की मर्यादा बढ़ती है, यानी दिनकर के अनुसार गृहस्थ जीवन में किसकी मर्यादा बढ़ती है? तो नारियों की मर्यादा बढ़ती है। और कह रहे जो पुरुष गृहस्थ जीवन को अच्छा मानते हैं उन्हें प्रवृत्ति मार्ग माना जाता है। यानी जो पुरुष या महिलाओं की सोच में कहते हैं कि महिला का जीवन जो गृहस्थ जीवन है वो अच्छा है, तो उन्हें उसी पुरुष को हम क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रति मार्ग पुरुष कहेंगे। आगे देखिए बड़ा मजेदार यार ये चैप्टर है। कह रहा जो प्रवृत्ति मार्ग हुए हैं उन्होंने नारियों को गले से लगाया है। कहने को तो जो प्रवृत्ति मार्ग पुरुष बने उन्होंने नारियों को गले लगाए हैं, नारियों का सम्मान दिया। प्रवृत्ति मार्ग जीवन में आनंद चाहते हैं और नारी आनंद की खान है। यानी प्रवृत्ति मार्ग जितने भी पुरुष होते हैं वह आनंद चाहते हैं और नारी तो आनंद की खान है। यानी आनंद नारी में इतना है ना, सच में बोले बहुत ज़्यादा आनंद है। और यह एक अगर हम जीवन के दृष्टि से भी देखें तो जितना ज़्यादा आप अपने फैमिली से प्यार कीजिएगा, आप अगर शादीशुदा हो जाते हैं, शादी में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं बड़ा ही जीवन खुशहाल रहेगा। ठीक है, तो वह ममता की प्रतिमूर्ति है, वह दया माया सहनता की भंडार है। नारी सही बात ममता की प्रतिमूर्ति है, यानी ममता उसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, दया भी है उसके अंदर, माया भी है और सहनता भी है वो महिला है। ठीक है, आगे देखिए अब हम निवृत्ति मार्ग को पढ़ते हैं। निवृत्ति मार्ग क्या मार्ग होता है, यह कैसा मार्ग है, इस बारे में देखिए। कह रहा है निवृत्ति मार्ग, कह रहा है निवृत्ति मार्ग गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग है। यानी जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करता है वैसे मार्गों को हम
निवृत्ति मार्ग कहते हैं। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करना नारी को अस्वीकार करना है, यानी अगर गृहस्थ जीवन को हम अस्वीकार कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, नारी को ही आविष्कार यानी अस्वीकार कर रहे हैं, हम नारी को स्वीकार नहीं कर रहे एक तरीका से, ठीक है। कह रहा है निवृत्ति मार्ग से नारी की मान मर्यादा गिरती है, यानी निवृत्ति मार्ग से क्या होता है, इसका अपोजिट है, ठीक है। तो यानी स्त्री की मर्यादा गिरती है। और जो निवृत्ति मार्ग बने उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि वह उनके किसी काम की चीज नहीं थी। उनका विचार था कि नारी मोक्ष प्राप्ति में बाधक हो। यही कारण था कि प्राचीन आगे देखिए, यही कारण था कि प्राचीन विश्व में जब व्यक्तित्व मुक्त की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवित वैधत्व का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। कहने का मतलब देखिए, कह रहा है कि जो निवृत्ति मार्ग होते हैं ना, यह ऐसा मार्ग होता है जहाँ पे महिलाओं को गृहस्थ जीवन भी स्वीकार नहीं करता है पुरुष, और ऐसे में हमारे कौन थे, कह रहा है सिर पर जीवित वैधत्व का पहाड़ टूटने लगा। बुद्ध, महावीर, कबीर आदि संत महात्मा निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे, यानी यह जो थे ना, यह इस मार्ग के समर्थक थे। कौन, तो हमारे बुद्ध हो गया, महावीर हो गया, कबीर हो गया, ये इन सब मार्ग के निवृत्ति मार्ग के समर्थक थे। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। आइए 5 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं बस इतना ही शब्दों में, ठीक है, शायद आगे होगा तो देख लेंगे। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने, जो चैप्टर पढ़िएगा ना मजा आएगा, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करा रहे, चैप्टर पढ़ा दिए, तो नहीं देखे तो जाइए डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। कहने का मतलब बुद्ध आनंद से कहता है कि मैं जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, 5000 साल तक चलने वाला था, लेकिन अब वह 500 वर्ष तक ही चलेगा। सहस्र मतलब हो गया बहुत सालों तक, 5000 यानी कह सकते हो, ठीक है, बहुत सालों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यह धर्म जो मैंने चालू किया था यह बहुत कम समय तक चलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यही बुद्ध ने आनंद से कहा था। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आइए अब 6ठे नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 6ठे नंबर क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, यह भी एक ही पेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या कहता है, उसके बाद आंसर पर चर्चा करेंगे। कह रहा है स्त्री को अहिरीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। देखिए, स्त्री को हम कहते हैं ना, अहिरीन कहते हैं, नागिन कहते हैं, जादूगरनी कहते हैं, कहने के पीछे क्या मंशा होती है, यानी इस कहने के मंशा क्या होता है, क्या ऐसा कहना उचित है, इस बात को जानते हैं। देखिए, महिलाओं के सपोर्ट में रामधारी सिद्दीकी इतने अजीब से उतर गए कि अभी भी जब हम इस चैप्टर को आपको पढ़ा रहे हैं तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए दिल में प्यार सा जाग रहा है। कह रहा स्त्री को अहिरीन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की। ये देखिए, पुरुष को बेइज्जती किया जा रहा है। कह रहा है कि स्त्री को अहिरीन और नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष का हमेशा यही मंशा रहता है कि हम खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं, उसे अहिरीन कहकर, नागिन कहकर, जादूगरनी कहकर। अब तो बहुत सारा चीज चलता है, अब तो कितना चीज कहते रहते, कुत्ती कहते रहते, कमीनी कहते रहते, क्या 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 गाली वाली बकते रहते, ये सब गाली वाले लफ्ज, ठीक है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबाकर रखने के लिए भी ऐसा करता है। कहते हैं मतलब ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता यानी जो कमी है उसको वो भी छिपाना चाहता है, और साथ ही नारी को दबाकर रखने का प्रयास किया जाता है। हमेशा अहिरीन कहकर, नागिन कहकर, जादूगरनी कहकर नारियों को हमेशा छिपाकर यानी दबा कर रखा जाना चाहता है, ताकि वो समाज में आगे न बढ़ सके। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा कहना जो हम कहते हैं पुरुष को अहिरान, नागिन
नागिन कहते हैं, बहुत सारे चीज़ कहते हैं, तो ऐसा कहना उचित नहीं है क्योंकि इससे नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य है, समाज में उसका भी बराबर का स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। जी हाँ, एकदम गलत है, नारी को हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। भले ही मजाक में कभी कभी कह देते वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि यह नारी के हृदय को यानी दिल को ठेस पहुंचाती। और कौन चाहेगा भाई नारियों के दिल को ठेस पहुंचाए, क्योंकि आपके भी मम्मी पापा है, हमारे भी मम्मी पापा है, और बहुत सारे चीज़ होते रहते हैं नारी, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। वैसे भी नारी आदरणीय होता है तथा श्रद्धा के योग्य होते हैं सभी नारी, तो ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है, समाज में उसका बराबर का स्थान है, इसीलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आइए 7 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, इस पे भी एक ही बातों में चर्चा करके इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। यानी देखिए, कह रहा है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। नारी की जो पराधीनता है यह कब से आरंभ हुई पूछा जा रहा है। आंसर में लिखेंगे नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी 2 टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन विस्तृत होता गया, जिससे छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के एकाधिक अधीन हो गया। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास। देखिए, नारी की पराधीनता यानी नारी को पराधीनता कब से किया जाने लगा, तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब कृषि कार्य का आविष्कार किया गया था, लोग जंगलों से बाहर आकर घर बसाकर जीने लगे, यानी कृषि कार्य करने लगे। तो उस समय क्या हुआ कि 2 चीज़ हुआ। मैं इसको हालांकि चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उस समय पूरा अच्छा से किया था, बताया था आप लोगों को। तो उस समय क्या हुआ कि बट गए, यानी दोनों नारी और पुरुष दोनों बट गए। उस समय महिलाओं को कहा गया कि आप कौन से काम करोगे, तो महिलाएं के कि ना हम घर का काम करेंगे। पुरुष का कहा कौन सा काम करेंगे, तो कहा कि हम बाहर का काम कर लेंगे। और उसी समय से यह होता चला गया और धीरे धीरे यह नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बन गया। नारी को वहीं से पराधीनता करने जाए, नारी का जीवन सीमित रह गया तथा पुरुष का जीवन असीमित हो गया, विस्तृत होता गया, बढ़ता गया। तो इस प्रकार से आप 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्रसंग स्पष्ट करे। कह रहा है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसका प्रसंग यानी यह क्या कहना चाहते हैं, इस बात को आप प्रसंग के रूप में पूरा इसका स्पष्ट करके बताइए, नहीं इसका भावार्थ अर्थ बताइए कि यह क्या कहना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हम इसी के बारे में करेंगे, जिस पुरुष की नारीत्व में नहीं वह अपूर्ण है, इसकी व्याख्या करें। तो आइए एक एक करके व्याख्या करते हैं, पहले का व्याख्या करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। हालांकि आंसर तो बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन ठीक है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं। आप लोगों का जब दिल ही है कि सर इतने गजब से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा ही दीजिए। तो आइए पढ़ ही लेते हैं, हमको भी पढ़ने में मज़ा आ रहा है आज की चैप्टर, तो पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे ही भले सही, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। करा कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियों रामधारी सिंह दिनकर रचित निबंधकार अर्धनारीश्वर से ली गई है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती है, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है। यानी पुरुषों अगर उस प्रकार से रहे तो महिलाएं भी ऐसी प्रकार से फलती फूलती रहती, खुशहाल रहती है। वह पुरुषों के पराधीन है, इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। वह पुरुषों के पराधीन है, इसी कारण क्या हुआ, नारियों का जो अस्तित्व था वह संकट में पड़ गया। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन की मरण भी पुरुषों की मर्जी पर होने लगे। कहने का मतलब सारा चीज किस पे आधारित हो गया, तो पुरुष पे। यानी उसके सुख, महिला कैसे सुख रहेगी, पुरुष कहेगा तो सुख रहेगा, क्योंकि घर में महिला सीमित है, नारी सीमित है। दुख पर कैसे, तो महिला घर में रहेगी, उसको दुख झेलना, बहुत प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा सब कुछ, यहाँ तक जीवन मरने तक की भी पुरुष के मर्जी से हो गया। आप कह रहे हैं कि मतलब आप देखिए पहले क्या कहा जाता था, हालांकि यह चीज़ तो अब कम हुआ है, लेकिन पहले कहा जाता था कि तुम जब को मैं तुमको कहूँगा नहीं, तुमको जब तक तुमको ये चीज़ करना है, मैं कह रहा हूँ तुमको मर जाने के लिए तो मर जाना। पता है पहले ऐसा भी सता चलता था, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, 8 में या 7th में या 10th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, कि पहले एक ऐसा व्यवस्था चलता था कि पहले अगर पुरुष किसी भी महिलाओं का पुरुष अगर शादीशुदा हुआ और पुरुष मर गया, तो उसके साथ क्या होता था कि महिलाओं को भी उसी आग पे, उसी चिता पे जलाकर मार दिया जाता था। ऐसा महिलाओं के साथ होता था। ये बड़ा ही दुर्व्यवहार है। पढ़ा तो रहे हैं, आंख से आंसू आने वाला है, लेकिन क्या करें, चलिए कोई नहीं। आगे कह रहा है देखिए,
आगे कह रहा है उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुषों की मर्जी ऊपर हो गए, उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुष की इच्छा पर हुआ है। कहने का मतलब इसका सारा मूल्य इस बात पर जाकर ठहर बैठा है कि पुरुष की इच्छा पर पुरुष जो चाहेंगे वही महिला करेंगे, अन्यथा वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वह चार दीवारी के अंदर उसकी पराधीनता को छीन लिया गया। पुरुष की लताएं वृक्ष के चाहने पर भी अपना पैर फैलाती है, यानी वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर, यानी वृक्ष के जितनी भी लताएं होते हैं, छोटे छोटे यानी जितनी भी चीज होते हैं, वह वृक्ष की जितनी भी लताएं होते हैं वृक्ष के चाहने पर ही फैला पाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे पुरुष भी महिला भी चाहे अगर कुछ करना तो पुरुष के यानी पुरुष जब नहीं कहेंगे करने के लिए तब तो वो कर नहीं सकती। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष को अधीनता स्वीकार कर ली है। यह कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के कारण ही मेरा अस्तित्व है, यानी कहने का मतलब महिला यह भी कहने पे पूरा का पूरा बंद कर चुकी है अपने मुंह को कि पुरुष के अस्तित्व किसके वजह से, तो महिलाओं की वजह से ही। क्योंकि बताइए एक तरीका से अभी यहाँ पे अगर आए तो वह अंडा और क्या कहते हैं, अंडा और मुर्गी वाला होता है ना कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा, वो वाला बात हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष का जो अस्तित्व है वह महिलाओं के अस्तित्व के कारण ही है। यानी अगर पुरुष सच में अगर महिलाएं न रहते तो पुरुष का जो अस्तित्व है वो भाई दूसरे जगह जाते घूमने, कहीं जाते, घर पे आते उसको खाना मिल जाता है, बहुत ही प्यार से अपने घर वाली बनाए रहते हैं और वाइफ बनाई रहती है, मिल जाता है खाने को, तो उसको कितना अच्छा लगता होगा। कह रहा है कि इस प्रसूता के कारण उसकी सहज दृष्टि भी छीन गई है, जिससे यह समझती है कि वह नारी उसका अस्तित्व है। और ये एक देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है एक सोची समझ साजिश के तहत पुरुष द्वारा वह पंगु बना दी गई है। इसीलिए वह सोचती है कि मेरा पति मेरा कर्णधार है, मेरी नैया वही पार करा सकता है, मेरा अस्तित्व उसके होने के कारण है, होने के कारण को लेकर है। वृक्ष लता को अपनी जोरों से खींचकर उसे सहारा देकर बढ़ाने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इस तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है। कहने का मतलब देखिए वृक्ष को यहाँ पे कहकर यह चीज को बताने का पूरा कोशिश किया गया है। कहने का मतलब जिस प्रकार से मान लीजिए जो एक वृक्ष होता है अपने पूरे धीरे धीरे अपने जड़ को मजबूत करता है तब जाकर वो पत्ती देता है, तो वह पूरा किस पे आधारित रहता है, तो एक वृक्ष पर आधारित रहता है। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि महिलाएं जो है ना वो पूरा किसके अस्तित्व के कारण है, तो पुरुष के अस्तित्व के कारण है। और पुरुष ना रहते तो महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता। महिला भी यह बात को मान चुका है, जबकि अभी जस्ट बताया कि यह बात बिल्कुल गलत है, इसीलिए इस चीज को बताया गया है। ठीक है, कह रहे हैं ना कि जड़ों को खींचकर उसे सहारा देकर बढ़ने का मौका देता है, कभी दमन करता है। इसी तरह पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखते हैं। आप बताइए इतना ज्यादा उसका अधिक किया जा रहा है, फिर भी एक पत्नी अपने पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से देखता है। अब देखिए दूसरा चीज क्या कह रहा था, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा था इस बात को आपको व्याख्या करने के लिए कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। पहले का तुम्हें बता दिए, ये पहले कह रहा था प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इस बात को तुम्हें बता दिया कि इस प्रकार से मान लीजिए एक पेड़ है जो अपने यानी लता वृक्ष अपने वृक्ष को देखते हैं, जो छोटे छोटे पत्ते उत्ते होते हैं वह अपने वृक्ष को देखते हैं, उसी प्रकार से समझिए तो महिलाएं भी देखती है। लेकिन अब आइए हम इस प्रश्न का चर्चा करते। कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है, इस बात पे चर्चा करते हैं, क्या यह सही बात है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई। यह लिखने से है ना आपको नंबर ज्यादा दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यह लिखिएगा शुरू में है ना, जो भी अगर प्रसंगों का व्याख्या करने के लिए तो सबसे पहले लिख दीजिए यह किस चैप्टर से है, कौन से लेखक द्वारा यह चीज को दिया गया है। कह रहा है निबंधकार, निबंधकार यानी कौन, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर। निबंधकार दिनकर कहते हैं कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और विरुद्धता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। कहने का मतलब नारी में हमारे रामधारी सिंह दिनकर बता रहे उसमें बहुत ज्यादा दया की गुण होता है, माया की गुण होता है, सहिष्णुता की गुण होता है, वृद्धता की गुण होता है, स्त्रियोचित गुण पाए जाते हैं। इन गुणों के कारण नारी हमेशा विनाश से बची रहती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकरण कर ले तो पुरुष के
पौरुष में कोई दोष नहीं आता है और पुरुष नारीत्व से पूर्ण हो जाता है। कहने का मतलब यदि इस गुण को, जो गुण महिलाएं में विशेष रूप से पाया जाता है, इस गुण को अगर पुरुष अपने अंदर ग्रहित कर ले, संग्रहित कर ले, तो वह कभी भी जो पौरुष वाला वो रूप ले लेता है, उसके अंदर हमेशा क्रोध आना, ये वो करना, बहुत चीजों को वो विनाश कर देता है, तो वह चीज करने से वह बच सकता है। इसलिए निबंधकार अर्धनारीश्वर की कल्पना करता है जिससे पुरुष स्त्री का गुण और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान बन सके। कहने का मतलब जिससे पुरुष स्त्री का गुण लेकर और स्त्री पुरुष का गुण लेकर महान एक इंसान, अच्छा इंसान बन सकते। प्रकृति ने नर नारियों को समान बनाया है पर गुणों में अंतर है, अतः निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देता है कि गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ठीक है, नारीत्व की साधना की हुई थी हमारे कौन, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, आइए 9वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। बड़ा ही मजेदार क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, 9वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ना काफी बड़ा है। ठीक है, 9वां और 10वां, तो मजेदार क्लास तो है, लेकिन आप लोग बहुत देर से कर रहे हो इसलिए थक गए होंगे क्लास में। तो आप लोग है ना इस 9वें और 10वें क्वेश्चन का आंसर अगर आपको जानना है तो आप हमसे पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ ले लीजिएगा, पीडीएफ मैं दे दूंगा। अगर पेड ग्रुप में होंगे तो आपको अभी भी मिल जाएगा, अगर पेड ग्रुप में नहीं होंगे तो आपको एग्जाम के समय मिलता है। तो मैं कहूँगा यही कि आप लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। पेड ग्रुप में कुछ नहीं है, मात्र आपसे 249 रुपया लिया जाता है। ठीक है, 249 रुपया 1 साल के लिए लिया जाता है। इसको देकर आप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट की सुविधा हो गया, सारे पीडीएफ हो गया, सारे क्लास का लिंक हो गया, जितने भी सपोर्ट चाहिए एग्जाम के समय में, बहुत सारे क्वेश्चनों का सपोर्ट चाहिए, उन सारे क्वेश्चनों का सपोर्ट दिया जाता है। बाकी आपके टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, वहां पर भी आप लोग जुड़ जाइए फ्री वाले में भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसा लगे क्लास प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइव चैट में नहीं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।